हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो अच्छी बात है। तो हम लोग के AS1 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग जो है AS2 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे करेंगे। आप लोगों को मालूम ही है, ये मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हो, 1 के क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम लोग AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के जितने भी क्वेश्चन है, SM के क्वेश्चन है, RTP के क्वेश्चन है, MTP के क्वेश्चन है, जहां जहां क्वेश्चन है सब करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। और आपको मालूम ही है, AS2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई प्लीज जाके ना वो 30 मिनट्स की वीडियो देख लो, मुझे फिर AS2 यहाँ पे बताना पड़ रहा है। चलो आ जाओ, मैं टाइम देख लेता हूँ कितना मिनट लग रहा है मुझे AS2 बताने में। ठीक है। अभी जो है 11:51 हो रहा है, जो भी आपका टाइम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो AS2 क्या होता है सर। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है। तो सर इन्वेंट्री में होता क्या क्या है सर, यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड है, कंज्यूमेबल है। सर रॉ मटेरियल क्या होता है, मालूम ही है आपको। WIP अभी फिनिश गुड नहीं बना है, ठीक है। और फिनिश गुड जो तैयार हो गया है। कंज्यूमेबल क्या होता है सर, एक ऐसी चीज होती है जो फिनिश गुड में जाके कंज्यूम हो जाती है, मतलब उसका अस्तित्व फिनिश गुड में जाके खत्म हो जाता है, वो फिनिश गुड बन जाता है, तो वो कंज्यूमेबल होती है। सर हमारा इन्वेंट्री किसको कहते हैं बच्चों? इन्वेंट्री मतलब वो होता है जो डे टू डे सेल करने के लिए रखा गया है। दूसरा, वो आपका एज ए स्टॉक, वो आपको सेल करने के लिए रखा गया है, या तो आप उसको जो है प्रोडक्शन में यूज करने के लिए रखे हो या सर्विसेज में यूज करने के लिए रखे हो। ठीक है। सर हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे? देखो, वैल्यूएशन अगर करना है तो कॉस्ट और, जैसे सबकी वैल्यूएशन अलग अलग है। अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। सर WIP की बात करें तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। सर फिनिश गुड की बात करें तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। WIP और फिनिश गुड के लिए, दोनों के लिए NRV अलग अलग होती है। फिनिश गुड के लिए एनआरवी क्या होती है सर, मार्केट प्राइस लीजिए, इसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, तो आपकी एनआरवी फिनिश गुड के लिए आ जाएगी। इसी में से अगर आप कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, सॉरी, आपको देखना है कि उसमें दिया रहेगा क्वेश्चन में कि एक्स्ट्रा कॉस्ट और कितना लग रहा है। WIP का अगर वैल्यूएशन करना है और उसके लिए आपको NRV चाहिए, तो वो NRV कैसे निकलेगा? आप सबसे पहले मार्केट प्राइस में से, फिनिश गुड की मार्केट प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर लीजिए। वो अब दिया रहेगा कि ये प्रोडक्ट्स जब बिकेगी मार्केट प्राइस में तो उसकी कितनी मार्केट में, तो कितनी मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस में सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, मतलब जो ये फिनिश गुड है इसको और बनाने में, फिनिश गुड बनाने में कितना खर्च लगेगा। मतलब उल्टा चल रहे हो, इधर से नहीं जा रहे हो आप, उधर से आ रहे हो, तो ये आ जाएगी NRV उसके लिए। कंज्यूमेबल की वैल्यूएशन कैसे होती है मैं अभी बता दे रहा हूँ सर। कंज्यूमेबल को अगर वैल्यू करना है तो आपको देखना है फिनिश गुड को। सर अब फिनिश गुड अगर कॉस्ट पे वैल्यू हो रहा है तो आपकी कंज्यूमेबल भी किस पे होगी? कॉस्ट पे वैल्यू होगी। अगर फिनिश गुड NRV पे वैल्यू हुआ ड्यू टू इट्स वैल्यूएशन रूल, क्योंकि फिनिश गुड का वैल्यूएशन रूल क्या कहता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो अगर ड्यू टू एनी रीजन ये NRV पे आ गया, मतलब NRV कम हो गई, कॉस्ट है 100, NRV हो गई 80, तो अभी NRV पे वैल्यू हो गई, तो कंज्यूमेबल पे आपको वैल्यूएशन रूल लगाना है। कंज्यूमेबल का वैल्यूएशन रूल क्या कहता है? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर फिनिश गुड आपकी कॉस्ट पे हो रही है, एग्जाम्पल, आपकी फिनिश गुड की कॉस्ट है 100, NRV आ रही है 120, तो वैल्यू किस पे हो रहा है? 100 पे, क्योंकि लोअर कॉस्ट ही पड़ रहा है। तो फिनिश गुड अगर कॉस्ट पे हो रहा है तो आपका कंज्यूमेबल आग बन करके कॉस्ट पे वैल्यू होगा। ठीक है। इसका रीजन अभी बताने का टाइम नहीं है बच्चों, तो वैल्यूएशन आप ध्यान में रख लो। फिर इसके बाद सर कॉस्ट में क्या जाता है, बहुत टाइम लग रहा है यार, चलो अच्छा बता देता हूँ। फिर सर कॉस्ट में क्या जाता है, कॉस्ट होता क्या है? तो देखो, सबसे पहले कॉस्ट कैसे कैसे निकलता है, तो एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। दूसरा मेथड क्या था, आप रिटेल प्राइस में से GP मार्जिन माइनस कर दो। फिर तीसरा मेथड है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। कॉस्टिंग हो गया ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लो, कॉस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर सर कॉस्ट में जाता क्या क्या है, अच्छा ठीक है, सबसे पहले परचेज प्राइस ले लो, फिर इसमें से वो टैक्सेस जोड़ो जिसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेट इनवर्ड जोड़ दो, लोडिंग अपलोडिंग अनलोडिंग चार्जेस जोड़ दो। फिर उसके बाद जो है आपको क्या जोड़ना है, कुछ कन्वर्जन कॉस्ट जोड़ना है। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है सर? वेरिएबल ओवरहेड, लेबर ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड से ही एक रिकवरी रेट वाला क्वेश्चन आता है। फिक्स ओवरहेड से एक रिकवरी रेट वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें कैसे रिकवरी रेट कैसे निकलता है, फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, ये रिकवरी रेट का। फिर आपका ये टोटल कर लोगे, इसमें कुछ कॉस्ट नहीं जाता, जैसे कि AS6, जैसे वो क्या कहते हैं, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तभी जाएगा जब आपका AS16 अलाउ करता है। और AS16 कब अलाउ करता है? जब आपका असेट्स क्वालिफाइंग एसेट्स है। क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है? जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रेडी होने में, रेडी टू यूज होने में, तो वो अलग बात है कि A16 अगर अलाउ करेगा तभी जाएगा वो। फिर क्या था सर, कुछ कॉस्ट में जाएगी,
और इस अभी टोटल कॉस्ट आ गया, इसमें से कोई अगर स्क्रैप को अगर बेच के कोई पैसा मिल रहा है तो उसमें से आप माइनस कर लोगे, तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। इसमें आप यूनिट से डिवाइड कर लोगे तो पर यूनिट आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया बच्चों, कुछ कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो उसमें नहीं जाती है, जैसे सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड हो गया, या लॉसेस हो गए। एब नॉर्मल लॉस कॉस्ट में नहीं जाता बच्चों। नॉर्मल लॉस को कॉस्ट में कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन एब नॉर्मल लॉस आपका सीधा कहाँ जाता है, पीएनएल में जाता है। दो तरीके का लॉस होता है, एक नॉर्मल लॉस, एक एब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो आपके कंट्रोल में नहीं होता वो होगा ही होगा, लेकिन एब नॉर्मल लॉस आग लग गया तो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों की आग लगेगा, चोरी होगा ही होगा, तो ये इट्स एब नॉर्मल लॉस। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया बच्चों, कि आपकी जो है देखो कॉस्ट में क्या क्या जाता है, क्या नहीं जाता है, लॉस, नॉर्मल, कुछ एक डिफेक्टिव यूनिट होती है। एक कोई डिफेक्टिव गुड्स है, अगर उसको वैल्यू करना है तो ये जनरली कॉस्ट पे भी कम में बिकती है, तो इसको आपको एनआरबी पे वैल्यू करना है बस। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर पार्ट आ गया। डिस्क्लोजर में क्या करना है बच्चों, जो आपकी वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पॉलिसी है, मतलब एनआरबी और विच एवर इज लोअर, ये आप बताइए कॉस्ट और एनआरबी। फिर उसके बाद फीफो वेटेड एवरेज जो ये लगा रहे हैं आप उसको बताइए, बस खत्म आपका एस2। अब आ जाओ क्वेश्चन, कितने मिनट्स लगे हम लोग को, 6 मिनट लग गए हम लोग को रिवाइज करने में, आप भी देख लो वीडियो चल रही है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग अपना स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन खोलेंगे, वो देखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आ जाइए बच्चों, आपके लिए कुछ भी यार। देखो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है पार्शली फिनिश यूनिट है, यानी ये क्या बोलना चाह रहा है, डब्ल्यू। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर 150 इसकी कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट कैन बी फिनिश इन नेक्स्ट ईयर बाई फर्दर एक्सपेंडिचर 100 रुपए, मतलब ये क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 100 रुपए और खर्च करेंगे तो आपका आपका वो तैयार हो जाएगा। द फिनिश यूनिट कैन बी सोल्ड एट 250, बोल भी दिया कि फिनिश यूनिट इतनी में 250 में बिक सकती है, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंस भी दे दिया। अब क्या बोल रहा है, assume that partially finished unit cannot be sold in semi finish and its NRV zero without processing it further। मतलब वो बोल रहा है डब्ल्यू को आप बेच नहीं सकते, आप उसको जब भी बना के ही बेचोगे। वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री, तो कैसे करना है बच्चों, इन डब्ल्यू के वैल्यूशन मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सेलिंग प्राइस लो, मार्केट प्राइस, उसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, उसमें से कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दो। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 250, 4% कमीशन माइनस कर लो। 4% कमीशन कितना आ जाएगा सर, आपका 10 रुपए। 250 का 4% करना है आपका, ठीक है, 250 का 4% आपका 10 रुपए, ये आ गया 240। फिर एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना है बच्चों, 100 रुपए। 100 रुपए ये भी माइनस कर दो, आपका आ गया 140। कॉस्ट कितना है, 150 रुपए। दोनों में से लोअर कौन सा है, 140 रुपए, यानी आप किस पे वैल्यू करोगे, 140 रुपए पे वैल्यू करोगे। पहले आप पूरा ज्ञान दोगे कि डब्ल्यू का वैल्यूएशन कैसे होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें कैलकुलेट कर दो। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट, बिना टाइम वेस्ट किए। सॉरी, ये क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड हैज अ प्लांट विद अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट, मतलब वो बोल रहा है कि ये नॉर्मली 1 लाख यूनिट बना सकता है पर एनम। एन एक्सपेक्टेड फिक्स ओवरहेड बोल रहा है 18 लाख रुपए लगेगा, तो रिकवरी रेट क्या हो गई, अभी रिकवरी रेट नहीं दिया क्योंकि ये तो नॉर्मल प्रोडक्शन बता दिया, 1 लाख कर सकता है और नॉर्मली 18 लाख लग भी जाता है। फिक्स ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल नॉर्मल कैपेसिटी, यही नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे 18 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो आपका 18 रुपए पर यूनिट आ गया। अरे ओवर हेड रिकवरी रेट कैसे निकलता है, मैंने क्या बताया था, जो ओवर हेड फिक्स ओवर हेड रिकवरी रेट है, इसको कैसे करना है, ऊपर आपको लेना है फिक्स ओवर हेड, डिवाइड करना है एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन, विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे एक्चुअल तो दिया नहीं था, तो यहाँ पे 1 ही लाख दिया हुआ था, 1 लाख यूनिट, इसी से डिवाइड कर लिया तो 18 रुपए आ गया। अब क्या बोल रहा है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन केस वन, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन आपका 1 लाख यूनिट है, सर नॉर्मल प्रोडक्शन भी 1 लाख यूनिट है, दोनों तो सेम ही हो गया, तब भी आपका 18 आएगा। अब क्या बोल रहा है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन आपका 90 हजार है, सर अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन 90 हजार है, तो सर एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन बीच एवर इज हायर, तब भी 1 लाख से ही भाग होगा, तो वही रिकवरी रेट आएगी। अब क्या बोल रहा है, अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन 1,20,000 हो जाता है, तो अब किससे डिवाइड होगा, अब आपका डिवाइड होगा 1,20,000 से, यानी 18 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000। तो अब आपका कितना आ गया, देखो 15 रुपया रिकवरी रेट आ गया। ये क्या बता रहा है, ये इस रेट से आपकी फिक्स ओवरहेड रिकवर हो रही है। ठीक है, अब आ जाओ, बस खत्म और कुछ नहीं। एग्जाम्पल 3,
क्या बोल रहा है, अ ट्रेडर परचेज सर्टेन आर्टिकल फॉर रुपीज 85,000, उसने परचेज किया, इसने सोल्ड किया सम आर्टिकल फॉर रुपीज 1,05,000 का, 1,05,000 का बेच दिया है। एवरेज परसेंटेज जीपी मार्जिन 25% रखा हुआ है, 25% ऑन कॉस्ट। तो आपको मालूम है ना 25% यानी कितना, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल। एक ज्यादा रहता है, ये कैसे रहता है ये आपको भी मालूम है, आप लोग ब्रांच डिपार्टमेंटल पढ़े होगे तो ये चीज आपको क्लियर होगी, मुझे जहां तक लगता है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, ये कैसे निकालेंगे आप, आ जाइए अभी निकाल देते हैं। बचपन में हम लोग पढ़े थे ना ट्रेडिंग पीएल, बस बस उसी को देखो। मैं हमेशा ऐसे टी फॉर्म में बनाता हूँ, ये मुझे बहुत सही लगता है। सबसे पहले इधर आप लिखिए ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक 15,000। सेल कितने का किया है, 1,05,000 बाई सेल, ठीक है। परचेज दिया हुआ है सर 85,000। सर जीपी पता है क्या, जीपी देखो, जीपी क्या बोल रहा है, 25% ऑन कॉस्ट, तो ये तो सेलिंग प्राइस है, तो 1/5 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो 1/5 ऑन सेल है। तो 1,05,000 में भागे 1/5 करोगे तो आपका जीपी कैसे आ जाएगा, इसका 1/5 अगर आप करेंगे तो सर आपकी जीपी आ जाएगी 21,000 रुपये। तो सर आपका क्लोजिंग स्टॉक ही अब बचा है, ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। सर कैसे, 15,000 जोड़ लो प्लस 85,000 जोड़ लो प्लस 21,000 जोड़ लो, 1,21,000, इसमें से माइनस कर लो 1,05,000। सर आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक 16,000 रुपए। खत्म, खेल खत्म। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, देखो एक चीज मैंने बताया होगा आपको कि जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है वो आइटम बाय आइटम बेसिस करते हैं। 50,000 मतलब टोटल टोटल मत कर देना, 50,000 और इसके एनआरवी 45,000, तो किस पे वैल्यू होगा सर, 45,000 पे वैल्यू होगा, होगा ना बच्चों। 20,000 24,000, तो किस पे होगा, 20,000 पे होगा। अलग अलग तो ये 65,000 हो गया। इसमें भी सेम 24 28, 28 पे वैल्यू होगा। एक बार क्लास में कराओ, एक बार वीडियो में कराओ, 32 32 32 पे ही, 16 24, तो सर 16 पे होगा, बस खत्म। सॉरी, अब देखो क्या बोल रहा है ये, एक्स कंपनी ने परचेज किया गुड कॉस्टिंग 40 लाख रुपए का, अच्छा ठीक है, अक्टूबर में। टिल मार्च 75% ऑफ स्टॉक वर सेल, बोला 75% बेच दिया, यानी 30 लाख का माल इसने बेच दिया, 40 का 75% 30 ही होता है। द कंपनी वांट टू डिस्क्लोज द क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख, वो बोला है 10 लाख दिखा देंगे। अरे भाई कुछ वैल्यूएशन रूल लगा लो, कॉस्टिंग मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये भी तो देख लो। ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज रुपीज 11 लाख, मतलब ये 10 लाख की जो मार्केट प्राइस है वो 11 लाख है, और कमीशन 10% ऑन सेल है। तो यानी फिनिश गुड का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एनआरवी कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग प्राइस है 11 लाख, 10% सेलिंग एक्सपेंस है, ये सेलिंग प्राइस है, माइनस सेलिंग एक्सपेंस कितना है सर 10%, तो 10% इसका निकालिए तो 1.1 आ जाएगा, तो ये 9.9 आ गया। और 10 कॉस्टिंग कितना है 10, एनआरवी कितना 9.9, किस पे वैल्यू होगा 9.9 से, सर 9.9 पे वैल्यू होगा। वो जो बोल रहा है कि हम 10 लाख दिखाएंगे उसको मारो। अब इसमें क्या बोल रहा है सर, इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट 5% ऑफ द इनपुट, मतलब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस 5% लॉस हो जाता है। 5,000 एमटी ऑफ इनपुट वर पुट इन द प्रोसेस रिजल्टिंग वेस्टेज ऑफ 300 एमटी, बोला 300 एमटी हमारी लॉस हो जाती है, और 5% हमारी नॉर्मल वेस्ट है। तो अब एक बार बताओ, इसका 5% करो तो कितना आएगा 250। तो 250 अगर आपका नॉर्मल लॉस है और टोटल लॉस है आपका 300, तो एब नॉर्मल लॉस कितना हो गया सर, जो एब नॉर्मल लॉस हो गया वो 300 माइनस 250, आपका 50 हो गया। अब क्या बोला है, द इंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द ईयर इन स्टेट विद द रेफरेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री इन द केस। तो देखो बच्चों, ये जो नॉर्मल लॉस है आपको मालूम है, आप इसका क्या करोगे, क्या करोगे पता है कि नहीं। नॉर्मल लॉस को आप पीएनएल में नहीं लेके जाते, आप क्या करते हो, नॉर्मल लॉस की यूनिट को बस आप टोटल यूनिट से घटा दोगे। मतलब अगर आपकी, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो, अच्छा कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट पर एमटी 1,000 रुपए, मैं अभी कर दे रहा हूँ यार बच्चों, देखो देखो कितना इसने लगाया था, 5,000 एमटी था, तो देखो
5000 एमटी था, ठीक है। इसकी वैल्यूशन कितनी आ गई, 1000 के हिसाब से अगर वैल्यू किया जाए, कॉस्ट पर एमटी 50 लाख की वैल्यूशन थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसका पूरा कितना लॉस हुआ है, 300 एमटी का लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब आप एक बार बताओ, तो आपकी बची कितनी है, इसमें से 300 घटा लो टोटल। सर टोटल 300 ही घटेगा, बिल्कुल सर, क्योंकि 300 तो अब आपकी है ही नहीं ना क्वांटिटी। अब आपके पास कितना है, 4700 क्वांटिटी ही है। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ यार 4700 क्वांटिटी है आपकी बचती। नॉर्मल लॉस हो चाहे अब नॉर्मल लॉस हो, आपकी यूनिट तो लॉस हुई ना बच्चों। तो 4700, लेकिन आपकी वैल्यू कितनी है बच्चों, कितना, 50 लाख। कैसे करोगे, नहीं देखो, 300 क्वांटिटी आपकी लॉस हुई है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एब नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल का कैलकुलेशन कैसे करोगे। देखो एब नॉर्मल लॉस कितने का हुआ है सर, एब नॉर्मल लॉस आपको कितना था, 50 यूनिट मल्टीप्लाई बाई कितना, 1000 रेट। तो सर यानी 50,000 ये आपका एब नॉर्मल लॉस हो गया, तो ये तो खत्म ही हो गया। यानी इसमें से ये 50,000 ये माइनस कर लो तो कितना आ गया, 49,50,000 आ गया। सर आपका कहाँ आ गया यार, देखो 49,50,000 लिखा है कि नहीं, कहीं लिखा ही होगा, देखो दिखा रहा हूँ मैं। जब, एक मिनट, ये मैंने कुछ गलत किया क्या यहाँ पे, ये 250 एमटी थी बच्चों, फिर 50 एमटी थी, कॉस्ट 250, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ एब नॉर्मल लॉस्ट 50 एमटी इतना। अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने इसको भावनाओं में आके जो ऐसे कैलकुलेट कर दिया, आ जाओ आ जाओ मैं बता रहा हूँ। ये 50 लाख है, और ये इसमें जो है 4700, इसमें से 50 तो एब नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को बस लेंगे, तो अभी नॉर्मल एब नॉर्मल लॉस को मत गिनो। आपकी जो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी यहाँ पे ये माइनस करिए, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को, जस्ट टेक एग्जांपल, 250 को माइनस करिए नॉर्मल लॉस को। सबसे पहले नॉर्मल लॉस ही करेंगे, तो ये आपका आ गया 4750, ठीक है। कभी कभी हो जाता है यार, 50 लाख भागे 4750, तो सर कितना आ गया आपका, 1052। तो देखो पहले कितनी थी, 1052.63 है। पहले आप बेचते थे 1000 के हिसाब से, लेकिन नॉर्मल लॉस होने की वजह से आप क्या कर रहे हो, आप रेट आपने बढ़ा दिया। तो यही मैं आपको कहता हूँ कि अगर नॉर्मल लॉस होती है, तो आप इसको लॉस नहीं ट्रीट करते हो, आप क्या करते हो, इसको आप रेट ज्यादा कर देते हो। वैल्यू आपकी उतनी ही है, लेकिन आप रेट अब ज्यादा कर दोगे। तो अब 4750 में से आपका 50 आपका क्या हो गया है, नॉर्मल लॉस, और कितने की रेट से, 1052.63, वही वो बोल रहा है। देखो आपका 50 नॉर्मल लॉस कहाँ है बच्चों, 50, 1052.63, ये आपका नॉर्मल लॉस है, ठीक है। और बाकी कितना, आपका 4700 मल्टीप्लाई में देखो किया है 1052.63। तो पहले नॉर्मल लॉस कर लेना, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को माइनस कर देना, स्टॉक एज इट इज रहने देना, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आ जाओ, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी ऑफ फिनिश गुड कंसिस्टिंग ऑफ, इन्वेंट्री पर केजी निकालना है। मटेरियल कॉस्ट मतलब आपकी 200 रुपए है, डायरेक्ट लेबर आपका 40 रुपए पर, ये सब पर केजी है। वेरिएबल ओवरहेड आपका 20 रुपए पर केजी है। फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी 2 लाख केजी इज रुपीज 20 लाख। अच्छा, तो देखो यहाँ पे पर केजी दिया है, तो ये भी क्यों ना पर केजी निकाल लिया जाए। तो कैसे निकलेगा सर, सर ये क्या लिखा हुआ है, ये 20 लाख रुपए लगता है, कितने केजी का, 2 लाख केजी का, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 लाख। तो सर कितना आ गया, 5050 कट हो गया, दो एकम दो, यानी ये आ गया आपका फिक्स ओवरहेड 10 रुपए पर केजी। तो 10 रुपए ये भी जोड़ लेते हैं सर, 240 20, तो 270 ये आ गया। और 4000 केजी है सर, तो 270 गुणे 4000 मल्टीप्लाई बाई 4000 कर लो, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, खेल खत्म, फटाफट आ जाइए, अब हम लोग एएस के क्वेश्चन कर लें। अरे मतलब एग्जाम में कहाँ आए हैं वो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन एनालिसिस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर एस टू आया है, इसमें नहीं आया सर, नवंबर 22 में एस टू आया है। कौन सा क्वेश्चन है, ए वाला ही क्वेश्चन है। और फिर मई 22 में भी आया है। आ जाओ, नवंबर 22, नवंबर 22,
अरे मेरा फेवरेट क्वेश्चन, कंज्यूमेबल वाला। देखो, पता कैसे चलेगा कि कंज्यूमेबल वाला क्वेश्चन है, मैं अभी बता रहा हूँ। देखो, फॉर फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सरा लिमिटेड इज गिवन, सरा लिमिटेड यूजेस रॉ मटेरियल ए फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड बी। अब समझ में आया कैसा पता चल रहा है? ये रॉ मटेरियल ए यूज कर रहा है ताकि क्या बन पाए, बी बन पाए। मतलब कोई ऐसी गुड्स यूज कर रहा है जो बी मतलब फिनिश गुड में समा आ जाएगी, उसी के जरिए वो फिनिश गुड बनना है, यानी ये कंज्यूमेबल वाला क्वेश्चन है। रॉ मटेरियल ए, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 750, ये यूनिट है। कॉस्ट दिया है 150 रुपए, फ्रेट दिया है 10 रुपए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 152। तो मैंने ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्यों दिया है, इसी से तो कंपेयर करोगे आप। पहले आप कॉस्ट निकालोगे, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट, विच एवर इज लोअर। ये कब करोगे? पहले आपको देखना है, अगर फिनिश गुड अपने वैल्यूएशन रूल से कॉस्ट पे वैल्यू हुआ तो इसको सीधा कॉस्ट पे वैल्यू कर दोगे, यानी ये एक कॉस्ट कितना है 150 और 10 अभी दिख रहा है हमें, अभी आगे मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर फिनिश गुड आपका अपने वैल्यूएशन रूल से एनआरबी पे वैल्यू हो रहा है तो आप कंज्यूमेबल को भी किस पे वैल्यू करोगे, मतलब एनआरबी पे नहीं है तब आप वैल्यूएशन रूल लगा के चेक करोगे। तो ले देगा, हमें सबसे पहले फिनिश गुड को देखना है। फिनिश गुड भी इसकी 16 से यूनिट है, मटेरियल 225, प्राइस पर यूनिट है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आपका 75 है, वेरिएबल ओवरहेड आपका 60 है, फिक्स ओवरहेड अमाउंट टू 1 लाख रुपए और नॉर्मल कैपेसिटी 20,000। तो ये डिवाइड कर लेंगे तो आपका पर यूनिट आ जाएगा। You are required to calculate the value of closing stock of raw material and closing stock of finished good as on 31st March 2022 as per AS2 when the selling price of the finished good 360, मतलब मार्केट प्राइस दे दिया 360, और हम यही मानेंगे एनआरबी। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेलिंग एक्सपेंस दिया नहीं है। तो अब बताओ, पहले हम फिनिश गुड को देखें ये किस पे वैल्यू हो रहा है। तो फिनिश गुड का कॉस्ट कितना है सर? तो 225, यही है ना, 225 प्लस 75 प्लस 60 प्लस ये 1 लाख भागे 20,000 कर लो, कितना आता है बच्चों? कितना आता है? 5 आता है क्या? 4 जीरो खत्म, 4 जीरो खत्म, 5। हाँ तो 5 5 ये जोड़ लो, कितना आ गया सर? 225 प्लस 75 प्लस 60, 360, और ये प्लस 5, 365। तो सर ये आपका आ गया 365 रुपए। अच्छा, ठीक है। और हाँ, अब देखो, एनआरवी कितनी है? 360, ये कॉस्ट और ये एनआरवी, दोनों में से लोअर कौन सा है? एनआरवी। तो आपका 360 पे वैल्यू होगा, 360 मल्टीप्लाई बाई कितनी यूनिट है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड देखो 1600 मल्टीप्लाई बाई 1600, तो 360 मल्टीप्लाई बाई 1600 कितना आ गया? 5,76,000। ये किसका आ गया? ये आपका फिनिश गुड का हो गया। अब आप ये बताओ, फिनिश गुड किस पे वैल्यू हुई, कॉस्ट पे कि एनआरवी पे? तो सर एनआरवी पे हुई। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर फिनिश गुड अपने वैल्यूएशन रूल से एनआरवी पे वैल्यू होती है तो आपको कंज्यूमेबल को किस पे वैल्यू करना है? वैल्यूएशन रूल लगा के चेक करोगे कि कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू दोनों में से कौन कम है। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट कितना है? 150 प्लस 10 यानी 160 है, और रिप्लेसमेंट वैल्यू कितना है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट 152। तो किस पे वैल्यू होगा सर? 152 पे वैल्यू होगा। कितनी क्वांटिटी है? 750। तो 152 गुणे 750 कर लीजिए सर, कितना आ गया? 152 गुणे मल्टीप्लाई बाई 750, तो 1,14,000। तो सर ये हो गई आपकी रॉ मटेरियल ए की वैल्यू, और ये हो गया फिनिश गुड बी की वैल्यू। दोनों को टोटल कर लीजिए, इसको और इसको, तो आपको पता चल जाएगा टोटल वैल्यूशन। यानी सर 5,76,000 प्लस 1,14,000, 6,90,000 रुपए। आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 6,90,000 रुपए। खत्म बच्चों, ये वाला क्वेश्चन था ना। कहाँ गया यार? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 5,76,000, हम लोग का कितना आया है फिनिश गुड का? हाँ 5,76,000, रॉ मटेरियल का 1,14,000। आ जाओ रॉ मटेरियल का भी देख लेते हैं। सर रॉ मटेरियल का कितना है? हाँ रॉ मटेरियल का देखो 1,14,000 रुपया। ठीक है बच्चों, खत्म, बात खत्म। अब आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एएस2 का ये सबसे मतलब मस्त टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना। तो ये हो गया आपका एएस2 यहाँ पे।
फिर क्या है, ये मई 22 में बी वाला क्वेश्चन है। आ जाओ फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। मई 22 में बी वाला क्वेश्चन है बच्चों आपका। ये क्या है, आ जाओ देख लेते हैं इसको भी। एसएम इंटरप्राइज इज अ लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अ डिटेल इन्वेंटरी ऑफ पेट्रोल इन द हैंड इज टेकन व्हेन द बुक्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द मंथ एंडिंग ऑन जून 21 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। अच्छा, सेल्स फॉर द जून दिया हुआ है 30,40,000। जनरल ओवरहेड कॉस्ट आपका 4 लाख रुपए है। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इतना है। परचेस किया है आपने 90 रुपए पर लीटर 1 जून को। फिर आपने 30 जून को परचेस किया, ठीक है, 10,000 लीटर 95 की रेट से। फिर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री 13,000 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 13,000 है। अब क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग बाई फीफो मेथड एज पर AS2। आपको क्या निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री 30 जून का निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। बहुत सिंपल है, आ जाइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, ये आ सकता है। तो देखो सबसे पहले आप एक बार बताओ, ये जो 13,000 लीटर बचे हैं, अगर आप फीफो बना रहे हो, फीफो में क्या हुआ होगा, जो सबसे पहले आया होगा वो पहले गया होगा। यानी ये जो आपका 10,000 लीटर है, ये ओपनिंग, ओपनिंग कितना था सर, 10,000। और ये देखो, ये कौन से महीने की बात हो रही है, ये जून महीने की बात हो रही है। फिर 1 जून को इसने खरीदा है कितना, 20,000 लीटर। ये एट द रेट 92 के हिसाब से था। और ये एट द रेट कितना है, 90 रुपए के हिसाब से। फिर इसने 30 जून को जो है फिर खरीदा है कितना, 10,000 लीटर एट द रेट 95। अब इसने डायरेक्ट बोल दिया है कि सेल किया है, तो 30,40,000 रुपए जून में। अब कौन सा सेल कब हुआ है ये हमें डेट नहीं पता है, तो अब हम कैसे वैल्यू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है सर आपकी 13,000 यूनिट बची है। तो एक बार बताओ, ये 13,000 जो बची होगी, ये नीचे से ही कोई स्टॉक बची होगी। यानी मैं कह सकता हूँ ये 13,000 ये 10,000 वाला होगा और 3,000 इसमें से होगा। सर आप कैसे ऐसे कैसे, अरे वो बोल रहा है ना फीफो चलता है। तो अगर 30,40,000 का माल बिका है तो पहले ये गया होगा, फिर इसमें से गया होगा। और बोल रहा है 13,000 बच रहा है, तो 10,000 ये बचा होगा, 3,000 इसका बचा होगा। यानी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 95, ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 मल्टीप्लाई बाई 95 और 3,000 मल्टीप्लाई बाई 90। अरे यही ना बचा होगा बच्चों। हाँ, तो 10,000 कर लो आप, मल्टीप्लाई बाई 95 कितना हो गया, तो 9,50,000। अच्छा, ये तो 9,85,000 हो जाएगा। और फिर ये आपका हो जाएगा 2,70,000। तो 9,50,000 और 2,70,000 कितना हो गया, 12,20,000। ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक। तो एक तो आंसर आ गया क्लोजिंग स्टॉक का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे पता चलेगा, आओ भाई अभी निकाल लेते हैं। सर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे है, पूरे खर्चे जोड़ दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा आपका। देखो आपका सर कितना है, देखो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये सब जोड़ोगे ना। तो देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये आपका है 9,20,000। 10,000 गुणे मल्टीप्लाई बाई 92, मतलब मल्टीप्लाई बाई 92, 9,20,000 ये हो गया। और ये 20,000 मल्टीप्लाई बाई 90, कितना हो गया यार, आपका 18 लाख हो गया ये, 18 लाख। और ये आपका हो गया 9,50,000। ठीक है, ट्रेडिंग पीएल बनाने आता है ना आपको, नहीं ट्रेडिंग पीएल मत बनाइए। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालिए। तो सर कैसे हो जाएगा, देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक टोटल कर लो। यहाँ से सेल हटा दो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने यहाँ पे सेल लिख दिया है बीच में, ये सेल हटा लेते हैं। तो सर 9,20,000 ये, और ये पूरा कर ले। 9,20,000 प्लस 18 लाख रुपए प्लस 9,50,000 रुपए, ठीक है। तो 36,70,000 आ गया। एक मिनट यहाँ लिख दूं मैं। सर कितना हो गया ये, 36,70,000 रुपए आपका ये ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये परचेस हो गया, ठीक है। इसमें से जो है क्लोजिंग स्टॉक आप घटा लीजिए। अरे यार क्लोजिंग स्टॉक घटाएंगे तभी तो आएगा ना। और क्या, कुछ ओवरहेड कॉस्ट भी दिया हुआ था, ये ना ओवरहेड कॉस्ट भी जोड़ लो। खर्चे नहीं जुड़ेंगे, एक मिनट, खर्चे कैसे जुड़ जाएंगे यार अभी कैसे, वो तो आपको प्रॉफिट जानने के लिए आएगा ना।
तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये माइनस करो ना इसमें सीधा, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद ना ओवरहेड के जो ऑफिस एक्सपेंस ये सब जाते हैं, तो देखो यानी आप कितना कर लो, 36,70,000, ये माइनस क्यों कर रहे हैं अब ये जानना है क्या? अरे यार टी फॉर्म की बैलेंस शीट बनाओ, यहाँ पे टू में डालते हो ओपनिंग स्टॉक, यहाँ टू में डालते हो परचेस, फिर यहाँ क्या डालते हो, बाई सेल और बाई क्लोजिंग स्टॉक। सेल का जो मार्फत ये सेल का ही करस्पॉन्डिंग होता है जीपी, तभी ये सेलिंग प्राइस जो है प्रॉफिट जुड़ी हुई होती है, तो अभी हम जीपी डाल ही नहीं रहे हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ नहीं जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो देखो ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया ना सेल, तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो 36,70,000 में से अगर आप 12,20,000 माइनस कर लो, 36,70,000 माइनस 12,20,000 कितना आ गया सर? 24,50,000 आ गया। ये आपकी क्या आ गई सर? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसमें आप ये क्या करो, जनरल ओवरहेड 4 लाख जोड़ दो, तो आपका कितना आ गया सर? 28,50,000 आ गया। ठीक है, ये मैंने क्या निकाला यार, हाँ ये आपके टोटल कॉस्ट आ गई। हाँ फिर आप प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? सेल कितनी की थी बच्चों? सेल 30,40,000, तो 30,40,000 इसमें से माइनस कर लीजिए, 30,40,000 माइनस 28,50,000, 1,90,000 रुपए की प्रॉफिट आ गई। राइटिंग थोड़ा देख लो आप, देख लो 1,90,000 रुपए, देख लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 24,50,000 रुपए। भरोसा तो होगा ही आपको, नहीं है तो यहाँ पे कंफर्म कर लो आप ये आप। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? अरे आएगा क्यों नहीं यार। तो ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी हम लोगों ने कौन से आइटम के क्वेश्चन ये कर रहे थे, हम लोग मई 22 का कर रहे थे। अरे आ जाओ आ जाओ, आपके लिए कुछ भी, मई 22। अभी देखें और कहाँ पे क्वेश्चन आया है S2 के, इसमें नहीं आया, दिसंबर 21 में। चलो सर इसमें आया, ये 16 क्वेश्चन आया है इसमें दो का, इसमें 16 में, इसमें भी आया है, इसमें भी 16 में आया है, और इसमें 17 में आया है। ठीक है, RTP सब करने हैं, आ जाओ। अरे बहुत सारे तो मिलते जुलते होंगे, नवंबर 23 पहले RTP लेटेस्ट, 16 क्वेश्चन था ना, 16वां। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी रिपीटेटिव भी है। देख लो, अल्फा लिमिटेड, सेल फ्लेवर्ड मिल्क, समझ रहे हो, रंगीन मिजाज, टू कस्टमर, सम ऑफ द कस्टमर कंज्यूम द मिल्क इन द शॉप रन बाय अल्फा लिमिटेड। बोल रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं दुकान में ही दूध पीते हैं फ्लेवर्ड मिल्क। एक्चुअली ये क्वेश्चन था, वो उसमें बियर वियर लिखा था, फिर इसको बदल के ICAI ने फ्लेवर्ड मिल्क कर दिया। ठीक है, तो वाइल लिविंग द शॉप कंज्यूमर लीव द एम्प्टी बॉटल इन द शॉप, ओ माय गॉड, दूध पीते हैं और बॉटल को वहीं छोड़ जाते हैं। कंपनी टेक द पोजीशन ऑफ दिस बॉटल, वो बोल रहा है कंपनी खाली बोतलों को रख लेती है। द कंपनी हैज लेड डाउन अ डिटेल इंटरनल कंट्रोल, ओ माय गॉड, डिटेल इंटरनल रिकॉर्ड प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग फॉर दिस एम्प्टी बॉटल विच आर सोल्ड बाय द कंपनी बाय कॉलिंग टेंडर। कंपनी पूरा इन खाली बोतलों का हिसाब रखती है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पी रहा है बोतल छीन ले। ऐसा नहीं है, कंपनी सारी मतलब जो भी बोतल छोड़ जाते हैं उसका हिसाब रखती है और उसको बेचती है, प्रॉपर टेंडर मंगवाती है लोगों से, कितने में खरीदोगे, इंटरनल रिकॉर्ड मंगा रही है, मतलब सेल कर रही है। कीपिंग इन रिव्यू डिसाइड वेदर द इन्वेंट्री ऑफ इम्प्लाई एम्प्टी बॉटल इज एन असेट ऑफ द कंपनी। क्या ये असेट्स है सर? असेट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, आप PPE पे मत पहुंच जाना। असेट्स होने के लिए सर सबसे पहले वो दिखना चाहिए, और आपका जो है वो आपको उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो कंट्रोल तो है ना सर, इंटरनल रिकॉर्ड आप पूरा मेंटेन कर रहे हो, आप उसको जो है टेंडर बुला के आप उसको बेच रहे हो, तो कंट्रोल तो है सर, तभी तो आप ऐसा कुछ कर रहे हो। सो वेदर द इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल एग्जिस्टिंग एज ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट इज टू बी कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी एंड वैल्यूड एज AS2 और टू बी ट्रीटेड एज स्क्रैप एंड शोड एट रिलाइजेबल वैल्यू विद करस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू अदर इनकम। नहीं नहीं यार, ये स्क्रैप नहीं है। देखो स्क्रैप अगर होता तो आप उसको बेच देते, कितना बचा है चलो बेच दो उसको, आप पूरा रिकॉर्ड नहीं करते कि ये इतना क्वांटिटी, ये इतना क्वांटिटी। स्क्रैप कबाड़ है सर, ये कबाड़ है, आप इसको ले जाओ बेच दो।
तो सर नहीं, ये हमारी इन्वेंट्री है, ये कोई भी हमारा स्क्रैप नहीं है, और ये हमारा असेट्स भी है क्योंकि दिख रहा है और इसका कंट्रोल भी है, तो हमारी ये असेट्स है। इसका आंसर देख लो, आंसर भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मजे में मत लेना इसको। आ जाएगा तो आप कुछ भी लिख के चले जाओगे, ठीक है, तो ऐसा मत करना। 16वां क्वेश्चन है ना, देखो ये है, क्या बोल रहा है ये, एज पर फ्रेमवर्क ऑन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओ माय गॉड, tangible object or intangible right carrying probable future benefit owned by enterprise are called assets। अच्छा, टेंजिबल ऑब्जेक्ट मतलब वो दिखना चाहिए, इनटेंजिबल राइट मतलब अगर इनटेंजिबल तो भी है, जिससे कंपनी को क्या हो रही है, फ्यूचर में बेनिफिट्स हो रही है उससे, हाँ बिल्कुल उसे इनकम तो हो ही रही है, और कॉल्ड एसेट्स। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके टेंजिबल इंटेंजिबल शब्द लिख देना, और फ्यूचर में बेनिफिट प्रोबेबल हो रही है ये शब्द लिख देना। अब अल्फा लिमिटेड क्या कर रही है, एम्प्टी बॉटल को बेच रही है बाय कॉलिंग टेंडर, इट मीन फर्दर बेनिफिट्स आर अक्रूड ऑन इट सेल, यस सर, फर्दर बेनिफिट्स है, एम्प्टी बॉटल असेट्स है, एज पर AS2 अब बताना है इन्वेंट्री है कि नहीं। इन्वेंट्री आर असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल करने के लिए ही रखे हैं, सजाने के लिए तो रखे नहीं है। तो AS2 क्या कहता है, कोई भी असेट्स आप जो सेल करने के लिए रखे हैं वो AS2 होता है। इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट इज द इन्वेंट्री, अल्फा लिमिटेड डिटेल कंट्रोल रिकॉर्डिंग, डिटेल कंट्रोल उनका कंट्रोल भी है, रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस विच ड्यूली सिग्निफाइड इज मटेरियलिटी, मतलब मटेरियल भी है, ऐसा नहीं है कि बस कबाड़ बेच दो ऐसे ऐसे। तो कैन नॉट बी कंसिडर एज क्रॉप, शुड बी वैल्यूड एज इंडेस टू, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको नया हो, इसलिए मैं करा रहा हूँ, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है ना, नया लग रहा है, अरे सर क्या ही पूछ लिया। चलो, अभी ये कौन सा आरटीपी है, ये नवंबर 23 वाली आरटीपी है। अब आ जाओ, नवंबर 23, मई 23 वाली भी आरटीपी हम लोग कर लेते हैं। हाँ ये है ना सामने, अरे ये तो अभी किया ना हम लोगों ने, अरे वो नॉर्मल लॉस वाला, चलो और तुमको दिखा देता हूँ। इंटरप्राइज ऑर्डर 20,000 kg ऑफ सर्टेन मटेरियल, 110 के हिसाब से मंगाया, परचेज प्राइस इंक्लूड GST 12 रुपए पर kg, जिसकी फुल ITC इज एडमिसेबल, ओ माय गॉड, अगर वो अवेलेबल है तो आप उसको क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये तो पहले हटाएंगे, पर केजी है, कितनी केजी, 20,000, तो वो पूरा हटा देंगे, ये 110 में से ही हटा दो। इज फ्रेट इनकर्ड अमाउंटिंग टू 1,17,000, नॉर्मल ट्रांजिट लॉस बोला, नॉर्मल लॉस 2% हो जाता है, एक्चुअली रिसीव 19,500, एंड कंज्यूम्ड 18,000 kg ऑफ मटेरियल, वो बोला कंज्यूम भी हो जाएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी। अब कॉस्ट कितना है आपको ये बताना है, एन एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, बच्चों सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो है सबसे पहले 110 में से माइनस कर लो 12 रुपए, तो ये आपका कितना आ गया सर, 110 में से 10 घटा 98 आ गया सर, 98 ये हो गया। अब फिर आपने क्या किया, फ्रेट 1,17,600, तो सबसे पहले 98 मल्टीप्लाई भी कितना कर लो आप, पहले नॉर्मल लॉस को कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो 98, तो 20,000, पहले देखो 20,000 kg थी आपकी, इसमें से कितना नॉर्मल लॉस है बच्चों, 2%, तो 20,000 का 2% आप कर लो, 400, कितना आ गया सर, 19,600, मिला कितना है इसको, 19,500, तो यानी 100 आपकी क्या हो गई, एब नॉर्मल लॉस हो गई, हुई होगी ना बच्चों। तो आपका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट भी देख लो, 20,000 है मल्टीप्लाई बाई कितना, 98, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 98 आपका कितना आ गया, 19,60,000। सर इसकी क्रेडिट नहीं है और वो उसमें जुड़ी हुई है तो वो हटा दी हमने। और फिर 1,17,600 फ्रेट, ये जोड़ लें सर, ये तो जाएगा ही, ये आपका फ्रेट है, तो इसी में प्लस 1,17,600, तो सर 20,77,600, 20,77,600 ये कॉस्ट हो गई। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी, ठीक है निकाल देते हैं, आ जाओ। सर ये तो कॉस्ट हो गई, और आपका जो है, आपकी यूनिट कितनी है सर, 19,600, ये आपकी यूनिट है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, तो पर यूनिट कैसे निकलेगा, 20,77,600 डिवाइड कर लेंगे 19,600, तो ये आपका आ गया सर पर यूनिट 106 रुपए, सेम क्वेश्चन है यार, 106 रुपए।
अब क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी 106 आ गया, अलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट मतलब एब नॉर्मल लॉस कितना हो गया सर हमारा 100 मल्टीप्लाई बाई 106 यानी कि 1,10,600, ये आपका एब नॉर्मल लॉस हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया सर, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है सर आपका 19,500 मल्टीप्लाई बाई 106 कितना आ जाएगा सर 19,500 मल्टीप्लाई बाई 106 सर 20,67,000 सर ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा और ये जो है हमारा पीएनएल में चला जाएगा। आ जाओ देख लेते हैं 16 है ना 16 का बी। अरे मेरे बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 20,77,600 106 मटेरियल पर केजी आ गया बच्चों। मटेरियल कंज्यूम ऊपर मटेरियल कंज्यूम भी दिया था ना, एक सेकंड मैंने वो मटेरियल कंज्यूम नहीं देखा था क्या। हाँ देखो मटेरियल कंज्यूम भी निकालना है तो 18,000 सर आपका क्या हो गया इसमें से जो ये 19,500 मैंने लिखा है इसमें से सबसे पहले आप 18,000 अलग कर लो, 18,000 अलग मटेरियल कंज्यूम, बाकी आपका 1,500 अलग। बस मल्टीप्लाई तो 106 से ही होगा, इसको भी 106 से। तो बस 18,000 और 1,500 और ये 100 देख लो वही किया था। 18,000 1,500 100 ठीक है बच्चों। चलो आ जाओ। अब ये हो गया आपका सर आरटीपी माई थे नवंबर 22 का भी आरटीपी देख लेते हैं। आ जाओ बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 16वां ही क्वेश्चन था सर। ये बहुत सही क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऑफ अ कंपनी अमाउंटिंग टू 4,50,000, 4,50,000 क्लोजिंग स्टॉक है। फॉलोइंग आइटम वर इंक्लूडेड मतलब क्या कह रहा है कि ये सब जो है ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है, इंक्लूड है। अब क्या बोल रहा है, 100 कोट्स विच एट कॉस्ट ऑफ 2,200 रुपए नॉर्मली सोल्ड फॉर 4,000 रुपए मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। Owing to a defect in the manufacture, their NRV was determined at 50% of their normal selling price. Oh my god! मतलब इसकी एनआरवी कितनी हो गई 2,000 रुपए, इसका 50% कर लो 2,000 रुपए हो गई। अच्छा अब करना क्या है, व्हाट शुड बी द इन्वेंट्री वैल्यू बी अकॉर्डिंग टू AS2 आफ्टर कंसीडरिंग द अबव आइटम। मतलब ये एनआरवी गिर गई है। अभी तो ये 2,200 पे वैल्यू हुआ होगा क्योंकि ये 2,200 का कंपैरिजन 4,000 से किया गया था, लेकिन अभी 50% कुछ डिफेक्ट की वजह से 50% गिर गया, तो अब तो कितने पे होगा सर 2,000 पे होगा। यानी 200 से आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो आप इसको कम करोगे, बिल्कुल कम करेंगे सर। तो 100 कोट्स देखो 2,200 माइनस 200, 2,200 माइनस 2,000 मल्टीप्लाई बाई 100 कोट्स, तो आपका कितना हो जाएगा सर 20,000। 20,000 से आपकी स्टॉक क्या हो जाएगी सर कम हो जाएगी, आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, सिंपल। अब क्या है, शर्ट विच एट अ कॉस्ट 50,000 दियर नेट रिलाइजेबल वैल्यू एट बैलेंस शीट डेट वाज रुपीज 55,000, एनआरवी कितनी हो गई 55,000। एनआरवी है क्या, अच्छा एनआरवी है। कमीशन 10% ऑन सेल इज पेबल टू एजेंट, बोल रहा है कमीशन भी हमारा 10% रहता है। एक बात बताओ, ये यहाँ पे एनआरवी दिया हुआ है ना, यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है और दियर एनआरवी एट बैलेंस शीट डेट वाज 55,000। तो एनआरवी अगर दिया है तो हमें तो सेलिंग एक्सपेंस माइनस करने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल सर, तो ये तो ऑलरेडी कॉस्ट पे वैल्यूड है तो हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो अगर कंफ्यूजिंग है तो आप इसका देखो, अगर कोई भी आंसर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सर कंफ्यूजिंग है तो उसके आप दो आंसर अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2 करके दो, कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये कमीशन जो है अभी इसमें डिडक्ट नहीं हुआ है। मुझे जहां तक लग रहा है डिडक्ट हुआ है, तो आ जाओ देखते हैं इसका आंसर। तो उसमें हमको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 50,000 पे वैल्यू कर रही है। लेकिन बच्चों एग्जाम में रिस्क नहीं लेने का, दोनों आंसर कर देने का। सर इतना टाइम नहीं रहता, टाइम
ऐसा कुछ भी बोलना नहीं, फालतू बात। नंबर से कोई मजाक नहीं बच्चों। कहाँ आ गया यार? हाँ ये है ना। कहाँ गया ये? हाँ देखो ये लिखा हुआ ना, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर सर्ट एज ईयर एनआरवी इज मोर देन ईयर कॉस्ट विच वाज इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कोई वैल्यूशन ही नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जैसे अगर आप मान लो कि 10% आप कह रहे हो कि उसमें नहीं है, अल्टरनेटिव वन में अगर आप आंसर किए होते तो आप कैसे करते? आ जाओ अभी बता दे रहा हूँ। कहाँ गया? तो देखो, अगर मान लो आप क्या करते अगर मान लो आप ये 55,000 में से 10% इसका ये माइनस कर लेते, तो कितना होता? 5,500 ये माइनस करना पड़ता, तो आपका कितना होता? 49,500। तो आप गड़बड़ी हो जाती। देखो एनआरबी जब बोल दिया तो सारे एक्सपेंस तो माइनस करके ही ना, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका सर आरटीपी। अब एक और आरटीपी बची है मई 22 की, इसको भी देख लेते हैं सर। आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है और आप बताओ। पढ़ो बच्चों पढ़ो। कौन सा क्वेश्चन है? क्या ही हुआ? खुल जाओ। खुल जा सिम सिम। अरे इसका तो अलग ही इशू चला रहा है। कौन सा क्वेश्चन है तब तक ये देख लेते हैं। आरटीपी, लास्ट वाले आरटीपी में, लास्ट वाली आरटीपी में आपका 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, आ जाइए। हम्म। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये तो फीफो मेथड, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा। ये क्या बोल रहा है? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देख लो। In determining cost of inventory, it is appropriate to exclude certain costs and recognize them as expense in the period which they are incurred. Provide example of cost, such cost। वो बोल रहा है कि जब होगा तब मतलब ये कॉस्ट, कुछ कुछ कॉस्ट नहीं जाते। कौन कौन से कॉस्ट नहीं जाते? सबसे पहला, सर एब नॉर्मल लॉस नहीं जाता। दूसरा, सर सेलिंग ओवरहेड नहीं जाता। सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड सर नहीं जाता। सर इन दोनों को हम 2 पॉइंट में करके लिखेंगे, मेरे नंबर आएंगे, लिख लो ना। फिर सर आपका जो है इंटरेस्ट नहीं जाता। इफ बोरोइंग कॉस्ट नॉट अलाउड, मतलब अगर क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है तो ये कॉस्ट हमारी नहीं जाएगी। सर हमारी स्टोरेज कॉस्ट नहीं जाएगी। इफ स्टोरेज इज नॉट नेसेसरी, स्टोरेज नेसेसरी नहीं है तो ये कॉस्ट नहीं जाएगी। क्यों जाएगी बच्चों? बस और भी मोर ऑन। अब आ जाओ सर, जीएसटी वाली भी लिख सकते हो, जीएसटी की क्रेडिट अगर अवेलेबल है तो वो भी नहीं जाएगी, ठीक है। चलो, ऑफिस के एक्सपेंस नहीं जाएंगे, ये भी लिख सकते हो। Upon the basis of information given below, find the value of inventory as per AS2 considering the while preparing the balance sheet 31 मार्च 2021 on weighted average basis। आपको weighted average basis के बेसिस पे चलना है। आपका परचेज दिया हुआ है 1 मार्च को, 8 मार्च को, 17 मार्च को, 25 मार्च को, ठीक है। इशू करते हो आप कैसे? 3 मार्च को, 12 मार्च को, 18 मार्च को, 24 मार्च को। एनआरवी दिया हुआ है 107.75। आ जाइए अभी फटाफट कर लेते हैं इसको तुरंत। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो पार्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ लिखो आप परचेज, पर्टिकुलर लिख दिया आपने, परचेज लिख लिया फिर आपने। फिर आप यहाँ लिखो सेल्स, दिख रहा है ना आपको? फिर यहाँ पे लिखो आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये कर रहे हो तब जाके आपको जो है थोड़ा सही लगेगा सॉल्व करने में। थोड़ा राइटिंग थोड़ी बड़ी गड़बड़ है, लेकिन मैनेज कर लेना, ठीक है। देखो अभी मैं बड़ा कर दूंगा। सबसे पहले आपने क्या किया, 1 मार्च 21 को क्या किया, परचेज किया। तो परचेज में कितना, इसका भी कुछ कॉलम बना लो, एक क्वांटिटी और एक रेट, ठीक है। अभी ये ऑटोमेटिक नहीं हो पा रहा है, मतलब ऐसे मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो वो ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है। कुछ वो टेक्निकली सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो अभी थोड़ा मेरा नागिन डांस देख लो।
1 मार्च को क्या किया है इसने, डेट वाइज चलेंगे हम लोग, 20 यूनिट परचेज किया है। कितने की रेट से सर, 108 की रेट से। कितना हो गया सर, मल्टीप्लाई करो, 20 मल्टीप्लाई बाई 108, 2160। इधर कुछ नहीं, और यही आपकी स्टॉक 20 मल्टीप्लाई बाई 108, ये हो गया आपका 2160। अरे कहाँ गया, कहाँ गया ये, 2160 ये हो गया। फिर 1 मार्च के बाद क्या आएगा बच्चों, 8 मार्च आएगा या 3 मार्च आएगा, 3 मार्च आएगा, 10 यूनिट इसने बेच दिया। सबसे पहले 3 मार्च, आज जो इशू हो रहा है उसको इससे लिखते हैं। 3 मार्च को इसने इशू किया, कितना, तुम ऐसा कलाकारी मत करना, एक पेन से करना है। 10 यूनिट, कितने, एक ही रेट ही है हमारे पास 108 वाला, तो 108 की रेट से बेच देंगे तो सर 1080 आ गया। बैलेंस कितना बचा सर, 20 में से 10 चला गया तो सर 10 बचा है, कितने की रेट से, 108 की रेट से ही, तो 1080, ये आपका स्टॉक हो गया। 3 मार्च के बाद फिर क्या हुआ सर, 8 मार्च को फिर इसने परचेज किया है। 8 मार्च, कितने का सर, 15 यूनिट, कितने की रेट से, 107 की रेट से। 15 मल्टीप्लाई बाई 107, कितना हो गया सर, 1605। 1605 हो गया ना बच्चों। अब देखो, अब आपकी स्टॉक कितनी हो गई, अब आप देखो, आपके पास 10 ये है, 15 ये है, कितनी हो गई स्टॉक, 25। और आपकी अमाउंट कितनी है, 1080। देखो आप वेटेड एवरेज चल रहे हो तो आप एवरेज करोगे, 1080 और 1605 जोड़ दो, 1080 प्लस 1605 कितना आ गया सर, 2685। ये कैसे आया, ये मैं इधर कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे सर आप क्या ही कर दिए। 1080 प्लस 1605, एक बार फिर से कर लेता हूँ, 1080 प्लस 1605, 2685। अब रेट कैसे आएगा, डिवाइड कर लो 25 क्वांटिटी से, तो ये आपका आ गया 107.4। ये आपके 107.4 आ गया, ये आपका रेट आ गया। कैसे आया ये इन दोनों का हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर लिया, क्योंकि आप एवरेज मेथड पे चल रहे हो। ठीक है बच्चों, अब ये 8 मार्च हो गया, फिर 8 मार्च के बाद क्या आया, 12 मार्च। 12 मार्च को सेल हो रही है, ठीक है, तो 12 मार्च कितने यूनिट सेल हो रही है, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट कितने की रेट से जाएगी, यही एक रेट का ही है, हमने एक रेट कर दिया 107, 107.4, 107.4 मल्टीप्लाई बाई 20, 2148, सर 25 में से 20 चला गया, कितना बचा, 20 यूनिट, कितने की रेट से, 107.4। 20 मल्टीप्लाई बाई 20 नहीं यार, मैं 20 लिख दिया क्या, माई मिस्टेक। 25 में से 20 गया, 20 बचेगा, वाह, 5, 5, और यही रेट से बचेगी 107.4। 5 मल्टीप्लाई बाई 107.4, 537 का माल बचा है। ठीक है, ये हो गया, 12 मार्च तक हो गया। फिर क्या है सर, 17 मार्च, 17 मार्च को खरीदा है इसने, आ जाओ 17 मार्च, कितना खरीदा है सर, 30 109, 30 109 कितना हो गया सर, 30 मल्टीप्लाई बाई 109, सर आपका 3270 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास 5 है और 537 है, 5 और 30 कितना हो गया सर, ये 35 हो गया, और 537 प्लस 3270, ये 3807 हो गया। अब इसका डिवाइड कर लोगे तो आपका रेट आ जाएगा 3807 भागे 35, क्योंकि एवरेज मेथड चल रहा है, तो 108.77, 108.77 मतलब 0.77 हो गया। 17 मार्च हो गया, फिर 18 मार्च को फिर बेचा है इसने, आ जाओ 18 मार्च को सेल किया, कितने का सर, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है, 18 मार्च को कितने का सेल किया है, कितना सेल किया, 10, तो 10 किया, कितने की रेट से करेगा, 108.77, तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, 1087.7, ये इतना आ जाएगा। 10 चला गया, कितना बचा, 25, कितने की रेट से सर, एक 108.77, इसी की रेट से बचेगा, कितना, 25, 2719। 18 के बाद क्या हुआ है सर, 24 मार्च को फिर बेचा है, 25 तो बाद में आएगा ना, तो आ जाओ 24 मार्च, कितना बेचा, 20, कितने की रेट से जाएगा सर, 108.77, 20 108.77 मल्टीप्लाई कर लो, 2175.4, 2175.4, ठीक है, कितना बचा, 5, कितने की रेट से, 108.77,
5 मल्टीप्लाई बाई 108.77, यही रेट चल रहा है अभी तक। 543, 543.85। ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ है, 24 के बाद 25 को इसने फिर 15 और 107 की रेट से खरीदा है। आ जाओ। 15 107 कितना हो गया सर? 107 मल्टीप्लाई बाई 15, 1605। 5 था, 15 और आ गया, कितना हो गया सर यहाँ? 20 हो गया। और 543 था और 1605 जोड़ दो इसमें, 543.8, 2148.8। रेट कितना आ गया? भाग कर लो, डिवाइड कर लो इसे 20 से। 107.44। और एनआरवी कितना दिया है उस दिन? 107.75। ये देखो 107.75 दिया ना क्वेश्चन में। सर ये एनआरवी आपकी आ रही है 107.75। लोअर क्या है सर? लोअर क्या है? 107.44, यानी किसमें वैल्यू होगा? 107.44 वैल्यू होगा। बस खत्म। आ जाओ, 17 का बी वाला आंसर देख लिया जाए। ये कितना किया है? 2155 पे किया है ना? आ जाओ मैं भी देख लेता हूँ। 107 से किया है ये। हम लोग कितना? 2155। हम लोग कितना आ रहा है? ये आपका ना इतना करके नहीं किया है, आप ऐसा किए हो, ठीक है। हम लोग कितना आ रहा है? 2148। वो थोड़ा सा डिफरेंस है 10-20 रुपए का, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें आपका। ठीक है। अब क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसने वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने एक, हम लोग आइटम बाई आइटम किए हैं और यहाँ पे कुछ पॉइंट वॉइंट का कुछ इशू था, रेट वेट का, इसीलिए ऐसा आया। बाकी वो आपका आंसर सही है। ठीक है। आपका देखो सी वाला क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लो। क्योंकि नया क्वेश्चन है तो आ सकता है 4 नंबर में, आएगा तो 5 ही नंबर में आएगा। रोहन प्राइवेट लिमिटेड, अ होलसेलर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। देखो एक चीज और है, ये मैं बता देता हूँ कि ये AS2, अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो वहाँ AS2 नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर उसको बेच रहे हो स्टॉक बना के तो वहाँ पे AS2 लगेगा। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हमारा एक इंड एस है 41, सीए फाइनल में आओगे तो आप पढ़ोगे, इंड एस 41 एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे लगता है। एएस में ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं है, लेकिन AS2 इस पे नहीं लगता। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो एग्रीकल्चरल का, मतलब आप खेती बाड़ी करते हो, तो AS2 नहीं लगेगा। आप अगर ट्रेडर हो तो आपका लगेगा। तो ये क्या है? होलसेलर है, मतलब खरीद बेच करता है। हैज वैल्यू द इन्वेंट्री ऑफ एनआरवी ऑन द ग्राउंड दैट AS2 डज नॉट अप्लाई टू इन्वेंट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इसको पहले मारो, पकड़ के पीटो और इसको बोलो क्या तुम इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हो? क्या तुम इसको जो है खेती करते हो? नहीं ना, तुम तो होलसेलर हो ना, तो तुम्हारे पे AS2 लगेगा। और AS2 अगर लगता है तो तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें देखना है कि कॉस्ट और एनआरवी इन दोनों में से जो वैल्यू लोअर है उस पे करोगे, डायरेक्ट एनआरवी पे नहीं करोगे। तो ये गलत कर रहा है। ठीक है। और इसका आंसर भी मैं दिखा देता हूँ, 17 का सी। ठीक है, देखो क्या लिखा है। AS2, अरे सही हो जाओ। क्या हो गया? छू मंतर। अरे कुछ तो सही हो भाई मेरे। सही हुआ। आओ पढ़ लेते हैं ना हम लोग, क्या लिखा है। सही हो गया। AS2 डज नॉट अप्लाई टू प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बट अप्लाई टू ट्रेडर इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अरे आप खरीद बेच ही कर रहे हो ना, तो AS2 उस पे लगेगा। ठीक है। तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी आपको करना है। ठीक है। मार्केट वैल्यू, अगर स्टॉक है, इन्वेंट्री है वगैरह जो भी है, पूरा वैल्यूशन रूल आप समझा दो। तो सारे आरटीपी हो गए। थैंक गॉड। अब आ जाओ एमटीपी, आप देख लो। एमटीपी में भी देख लो AS2 के क्वेश्चन। अब देखो एमटीपी में पक्का बता रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चन रिपीट